हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूसी। सो आज मैं बहुत ही खुश हूँ बिकॉज जो वन शॉट सीरीज हमने शुरू किया था उसका ये लास्ट चैप्टर है, दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सो नाउ ये कैसा टॉपिक है, अगर आप किसी फ्रेंड को बोलो, अगर कोई फ्रेंड आपको पूछे कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहा हो और आपने गलती से बोल दिया मैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, सो पता नहीं आपको ऐसी नज़रों से वो देखेगा कि आपने कोई क्राइम कर लिया है। बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का मतलब कि अगर 9th-10th में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, वाटर पोल्यूशन को कैसे कम करे, एयर पोल्यूशन को कैसे कम करे, मैं तो 5-5 पेजेस भर दूंगा। बट भाई यहाँ पे 5 पेज नहीं भरने हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज किए हैं कि सर मॉक टेस्ट में हर बार एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन फंसा देता है, मतलब 4 से 5 मार्क उसी में चले जाता है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे नई चीजें हैं, जैसे बीओडी हो गया, राइट, सीओडी हो गया, एंड देन यूट्रोफिकेशन, ये सारी चीज़ें, फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, क्लोराइड का कितना होना चाहिए, सल्फेट का ड्रिंकिंग वाटर में कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, राइट। तो ये सब पता होना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग तो इस चैप्टर को कभी पढ़ते ही नहीं है, उन्होंने वो चैप्टर खोल के भी नहीं देखा होगी भाई उसके अंदर है क्या। सो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने क्विकली ये पूरा चैप्टर में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, बहुत सारी चीज़ें मैं पीपीटी में ऐड कर सकता था, जो आप बोर हो जाते थे, वीडियो को तुरंत बंद कर देते, बट मैंने ट्राई किया है कि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने मेरे पर्सनल नोट से वहाँ पे चिपकाई है, जहाँ से मैंने पढ़ा है। ऑलराइट, अच्छा एक डिस्क्लेमर और दे देता हूँ। यहाँ पे जब वीडियो देख रहे हो तो मन में ऐसा होगा, फीलिंग आएगी कि यार वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे, क्या है ये, तो वीडियो बंद करके वापस से बैक जाने की कोशिश करोगे आप। बट उस फीलिंग को वहाँ पे सप्रेस करना, हार्डली 50 मिनट्स की कुछ वीडियो होगी, तो 50 मिनट्स में इस पूरे चैप्टर को करके खत्म कर देना, एंड देन और एमसीक्यूज करके देखिए कि यू आर एबल टू सॉल्व और नॉट। ऑलराइट, सो निकालिए अपने वन शॉट के जो नोट्स आप बनाते हो, और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट करते जाइएगा, फिर एमसीक्यूज भी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद क्विक रिविजन एंड एमसीक्यूज ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो पहले हम जरा अपने एटमॉस्फेयर को जान लेते हैं। हमारे सर के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे सर के ऊपर यहाँ पे सबसे पहला जो लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फियर, उसके बाद में आ जाएगा स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड देन एक्सोस्फियर। बचपन में तो पढ़ा ही होगा, ये नहीं पढ़ा है तो खैर किस तरीके से आप याद रख सकते हो, TSMTE, क्लियर। सो 5 यहाँ पे लेयर्स है। बीच वाला जो लेयर है दैट इज मीजो का मतलब ही क्या होता है, इंटरमीडिएट। सो पहले ट्रोपोस्फियर के बारे में बात करते हैं। डेफिनेटली इट इज द लोवेस्ट रीजन एंड इट कंटेन्स वाटर वेपर्स एंड इट इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन। तो एग्जाम में आया भैया एयर पोल्यूशन की वजह से कौन सा लेयर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, तो आंसर क्या है, ट्रोपोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के बारे में क्या बात करेंगे, यहां पर मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में है, क्लियर। मीजो इट इज द इंटरमीडिएट, और मीजो में क्या याद रखना है, इट इज द कोल्डेस्ट रीजन, राइट। सब में से कोल्डेस्ट रीजन कौन सा है, मीजोस्फियर। थर्मो नाम से पता चल गया होगा, थर्मो बोले तो ये सबसे हॉटेस्ट रीजन होगा, और एक्सो मतलब सबसे आउटर मोस्ट। So it contains atomic and ionic O2, H2 and He। तो ये चीज़ों को हमें याद रखना है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। चलो आगे बढ़े। ना ये मैंने एक एक्स्ट्रा स्लाइड यहाँ पे डाल दिया ताकि आपको एक आइडिया है कि कितना दूर है ये सारे लेयर्स। सो लिथोस्फियर जो कि हमारा अर्थ क्रस्ट है, वहाँ से लगभग 11 किलोमीटर दूर आपको क्या मिलेगा, ट्रोपोस्फियर। उसके 11 to 50 किलोमीटर्स में स्ट्रेटोस्फियर, 50 to 85 किलोमीटर में मीजो एंड देन 85 to 100 में थर्मोस्फियर, क्लियर। आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट जिसके वजह से ही सब प्रॉब्लम आ रही है, जिसके वजह से हमारा एनवायरनमेंट की लग गई है। तो 2 टाइप के पॉल्यूटेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी पॉल्यूटेंट का मतलब क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन द सेम फॉर्म इन विच इट इज प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, DDT हो गया। DDT का फुल फॉर्म याद है ना, डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। कौन से चैप्टर में था ये, हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बारे में बात करते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, पर
ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ओजोन हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। नोट क्या दिया गया है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में बी मोर टॉक्सिक देन द प्राइमरी पोल्यूटेंट। इसको बोलते हैं क्या, सिनर्जिज्म। मतलब प्राइमरी से आपको मिल गया सेकेंडरी, मतलब दोनों मिल के ले रहे हैं एनवायरमेंट की, सिनर्जिज्म, सिनर्जिक इफेक्ट, राइट ना। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेशन आपके पास दो टाइप के पोल्यूटेंट हो सकते हैं, राइट। तो फिलहाल हम पोल्यूटेंट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, जो कि अच्छा है यार, बायोडिग्रेडेबल है तो। और यहाँ पर है सबसे त्रासदायक, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो बायोडिग्रेडेबल में एग्जाम्पल क्या दिया है, डोमेस्टिक सीवेज। नॉन बायोडिग्रेडेबल में आप सोचिए क्या एग्जाम्पल होगा, DDT। आपने हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरेंज में पढ़ा, ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होते, अगर बॉडी में भी आ गए तो जल्दी मेटाबोलाइज नहीं होते। ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, एल्यूमिनियम कैंस हो गए, ये सारे क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है, राइट। तो सबसे प्रॉब्लमैटिक अगर कोई है तो वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ये जो 5 टाइप यहाँ पे लिखे हैं इसमें से किसी में भी से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। एयर पोल्यूशन बहुत ही कॉमन है, वाटर पोल्यूशन, देन सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो देखा गया है कि जो फर्स्ट 2 है, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, इसी में से ही क्वेश्चन आता है, आगे हम देखेंगे MCQs में, डोंट वरी। एयर पोल्यूशन के बारे में बात करें, सबसे पहले जो ऑटोमोबाइल्स है, 70% नॉइस पोल्यूशन इनके वजह से होता है। एंड एयर पोल्यूशन का कितना परसेंटेज ये लेते हैं, 60 to 80%। तो इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन उतना नहीं है, उससे ज़्यादा क्या है, ऑटोमोबाइल की वजह से पोल्यूशन है। कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्या देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, फ्लोराइड्स, ये सब की वजह से प्रॉब्लम होगी। पार्टिकुलेट मैटर जो बनेगा मिल्स में, फैक्ट्रीज में, माइंस में, राइट, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पोल्यूटेंट। Some of the natural air pollutant are pollen grain, spores, volcanoes, etc. तो ये सारी चीज़ें एक बार तो एटलीस्ट आपको पढ़नी है। मेजर एयर पोल्यूटेंट, सो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। अगर कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन हुआ ऑटोमोबाइल्स में तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो ज़्यादा करके जो ऑटोमोबाइल्स है वहाँ से आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। एंड सेकेंड चीज़, ये किसका ऑक्साइड है, सबसे पहले ये ऑक्साइड है कार्बन का, और दूसरा ऑक्साइड नाइट्रोजन का। तो हमेशा याद रखना, ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ कभी भी चलाओगे तो 2 ऑक्साइड आपके साइलेंसर से निकलेगा। क्या, एक कार्बन का ऑक्साइड दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड। तो ये 2 मेन एयर पोल्यूटेंट्स है फ्रॉम द व्हीकल्स। अबाउट 50% ऑफ द टोटल एयर पोल्यूशन। ना इसका दिक्कत क्या है, आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन से 300 टाइम्स ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का एफिनिटी है फॉर द हेमोग्लोबिन। तो अगर बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया तो हेमोग्लोबिन उसको चिपक जाएगा और क्या बनाएगा, इंस्टेड ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। तो बॉडी में इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन क्या जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा। इसके वजह से हाइपोक्सिया, व्हाट इज हाइपोक्सिया, जब सेल्स में लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्सिया। हेडेक, डिक्रीज विजन, ये सारे इश्यूज आएंगे, राइट। सो दिस इज अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अगर कोई चीज़ याद रखनी है तो वो क्या है, इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल, वॉल्केनिक इरप्शंस एंड सो ऑन। इट्स एवरेज कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर इज 300 पार्ट्स पर मिलियन। 300 याद रखिएगा, दैट इज ओनली 0.03%। इट इज नॉर्मली नॉट एन एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट, बट अंडर हाई कंडीशन इट कैन बी। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअली इज नॉट द मेन प्रॉब्लम। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ मैं, कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से अगर पोल्यूशन क्रिएट होता तो गाड़ी के साइलेंसर में और हमारे नाक में क्या फ़र्क होता, क्योंकि हम भी तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो एक्सेल करते हैं ना। सो कार्बन डाइऑक्साइड में प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन हुआ तब जाके प्रॉब्लम आएगी, याद रखिएगा। इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, इसको ग्रीन हाउस गैस क्यों बोलते हैं हम आगे जाके पढ़ेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, स्मेल्टिंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग, और स्मेल्टिंग ये वर्ड कहाँ पर पढ़ा है आपने, ये पढ़ा है आइसोलेशन ऑफ मेटल्स चैप्टर में, मेटालर्जी चैप्टर में पढ़ा है। इट कॉजेज एसिड रेन, वाटर प्लस SO2 एंड SO3 कंबाइन करके क्या देते हैं, H2SO4। इसलिए अभी बारिश आने वाली है, पहली बारिश में नहाना मत, क्योंकि पूरा जो गैस है वो सब फिल्टर होगा,
राइट। तो एसिड रेन होगा। खैर अभी लॉकडाउन की वजह से तो एनवायरनमेंट काफ़ी क्लीन है, बट स्टिल पहली बारिश में नहीं नहाने का, एसिड रेन होता है वो। एसिड रेन इज 60 to 70% ड्यू टू SO2 एंड SO3, मतलब एसिड रेन में मेन कॉम्पोनेंट इज व्हाट, H2SO4 एंड देन HNO3 आता है। SO2 corrodes stones, metals, leather, paper, fabric, etc. Now जो ताजमहल है इज अफेक्टेड बाय कौन से गैसेस, SO2 H2S। ये क्वेश्चन में आ सकता है, ताजमहल के क्वेश्चन आते हैं, मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो उसमें भी आया होगा कभी ना कभी, राइट। तो याद रखिए सल्फर डाइऑक्साइड, एंड दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो भी सल्फर का है। तो इसमें ऑक्सीजन है सल्फर के साथ, इसमें हाइड्रोजन है सल्फर के साथ। डिस्चार्ज फ्रॉम ऑयल रिफाइनरीज ऑफ मथुरा। लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोकार्बन्स नाउ। सो हाइड्रोकार्बन्स, नाउ यहाँ पर स्लाइड में काफ़ी सारे जगहों पे पेन से अंडरलाइन किया हुआ है, ये मैं जिस बुक से पढ़ता था वहाँ के है, सो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट। क्लियर। सो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। वैसे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करें तो क्या बोला है यहाँ पे, दे आर प्रोड्यूस्ड नेचुरली, बराबर। जैसे CH4 को क्या बोलते हैं, मार्श गैस, एंड आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम। नाउ बेंजीन एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स आर कार्सिनोजेनिक। नाउ बेंजीन के वजह से कौन सा कैंसर, ल्यूकेमिया हो सकता है। इथिलीन दैट इज C2H4 कॉजेस प्रीमेच्योर सेनेसेंस एंड एब्सिसिन। कहने का मतलब, ये बायोलॉजी वाले अच्छे से समझेंगे, ये जो पत्तियों का झड़ना होता है, राइट, वो प्री मेच्योर होता है, टाइम के पहले ही पत्तियां गिरने लगती है इन मेनी प्लांट्स, स्पेशली इन ऑर्चिड्स एंड कॉटन। मीथेन मार्श गैस हैज द पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय ओजोन, राइट, बट इससे भी ज़्यादा पावरफुल तो CFC होता है। CFC ज़्यादा डिप्लीट करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एज कंपेयर टू CH4। आगे बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखो वैसे तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हाई टेम्परेचर आया तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। कौन सा बन सकता है, मोनो ऑक्साइड बन सकता है एंड डाइऑक्साइड बन सकता है। ज़्यादा करके जो फर्नेसेस होता है, फॉरेस्ट फायर हो गया, इंडस्ट्रियल गैसेस हो गए, इनके वजह से ये ऑक्साइड्स बनता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग फोटोकेमिकल स्मॉग। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड एंड सल्फर के ऑक्साइड, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, स्मॉग बनाते हैं। दे ऑल्सो कॉज एसिड रेन। कौन सा एसिड रेन, कौन सा एसिड बनाएंगे, HNO3। सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और ये जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है ये नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। इनकी वजह से लेशंस मतलब रेड स्पॉट्स आ जाता है बॉडी में, नेक्रोसिस मतलब सेल्स का डिग्रेड होना, डिफोलिएशन एंड डाईबैक मतलब पत्तियां झड़ना प्लांट्स में से। लाइक SO2 दे करोड मेटल एंड डिटोरिएट पेंट्स, टेक्सटाइल्स एज वेल एज वेरियस आर्टिकल्स। दे कॉज आई इरिटेशन, डायलेशन ऑफ आर्टरीज एंड सो ऑन। तो ये सारी दिक्कत होती है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से। ध्यान रहे नॉर्मल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाई टेम्परेचर में जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन जाएगा तब जाके दिक्कत आएगी। नाउ कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन कॉज्ड बाय पार्टिकुलेट। जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स की वजह से भी तो पोल्यूशन है ना, उनको कैसे कंट्रोल करें, तो सबसे पहला मेथड है ग्रेविटी सेटलिंग चेंबर्स, राइट। ग्रेविटी सेटलिंग चेंबर्स में क्या हो, जो पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल हो जाएंगे। दूसरा, particulates such as soluble gases and particles are removed by fine spray of water or alkaline fluid which are called wet scrubbers. Now नाम थोड़ा सा अजीब है wet scrubber, बट अपने को याद रखना है। खैर, तो ये दो तरीके हैं जिससे आप पार्टिकुलेट को निकाल सकते हैं। क्लियर। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। नाउ एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से क्या बनेगा, स्मॉग बनेगा, एसिड रेन बनेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा। तो पहले स्मॉग के बारे में पढ़ लेते हैं ना। स्मॉग बनता कैसे, स्मोक प्लस फॉग गिव्स यू स्मॉग। ठंडियों में अगर आपको धुंधलापन दिखाई दे, ओ हो वाह ठंडी आ रही है, बट मैं मुंबई में रहता हूँ तो मुझे पता है दैट इज स्मॉग। ओके, स्मोक प्लस फॉग का मिक्सचर है ना। बहुत सारे इश्यूज आते हैं, ये काफ़ी लोग अभी भी अस्थमा प्रोनाउंस करते हैं। इट इज़ नॉट अस्थमा, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज अज़मा। आप कहीं बाहर चले गए पढ़ाई करने के लिए, मेडिकल स्टूडेंट हो और आपने अस्थमा बोल दिया तो बेइज्जती हो जाएगी आपकी। अज़मा बोलिए इसको, क्या, अज़मा।
स्मॉग दो टाइप के होते हैं भैया, एक क्लासिकल स्मॉग या फिर उसका दूसरा नाम है लंदन स्मॉग या फिर सल्फ्यूरस स्मॉग। इट अकर्स एट लो टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने लायक, एंड कंटेन्स क्या, सल्फर ही होगा इसमें, H2S एंड SO2। याद करो ये कहाँ पे पढ़ा था, ताजमहल के टाइम पढ़ा था हम लोगों ने। स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स, इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विंटर मंथ्स एट लंदन इन 1905। कैसे बनता है ये, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल कंबशन ऑफ कोल से बनता है ये। तो ये तो हो गया क्लासिकल स्मॉग, राइट, पुराना स्मॉग। बट अभी नए जमाने का क्या है, फोटोकेमिकल स्मॉग, या इसको बोलते हैं लॉस एंजलिस स्मॉग। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन मिड डे एट लॉस एंजलिस 1943, ये था 1905, ओके, काफी सालों बाद। द कॉज ऑफ द स्मॉग वॉज थॉट टू बी ड्यू टू कंबशन ऑफ पेट्रोलियम इन ऑटोमोबाइल्स। ऑब्वियस सी बात है, इतने सालों बाद ऑटोमोबाइल्स वगैरह ज़्यादा यूज़ होते होंगे तो उनके वजह से ये पैदा हुआ होगा। फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं। इट अकर्स एट हाई टेम्परेचर, क्लासिकल स्मॉग लो टेम्परेचर पे था, ये हाई टेम्परेचर में है। दो एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से ये बनता है, मेनली NO2 एंड दूसरा क्या है, हाइड्रोकार्बन, दैट रिएक्ट विथ वन अनदर इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या सनरेज। और क्या देता है, ओजोन और पैन देता है। ये कौन सा, पॉलीमर वाला पैन नहीं है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल नहीं है ये क्या है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो देखिए ये रिएक्शन आप याद रखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन सनलाइट या यूवी लाइट के प्रेजेंस में पैन देगा एंड दूसरा क्या देगा, ओजोन। तो सर ओजोन तो अच्छा है ना, ओजोन लेयर अपने लिए फ़ायदा। अरे भाई ओजोन अगर इनहेल करेंगे तो और ज़्यादा दिक्कत है, क्या होगा, रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम को वो इफेक्ट करेगा, हेडेक, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये सारी चीज़ें होंगी। पैन जो है, राइट, पैन क्या है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इट ब्लॉक्स हिल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। हिल रिएक्शन, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्टेप इन द फोटोसिंथेसिस, राइट। ये जो अगर आप नीट दे रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आपने फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ा होगा। तो पैन उसको ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एसिड रेन। ओहो, एसिड रेन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ने लायक है। दो एसिड इंपॉर्टेंट है एसिड रेन में, H2SO4 एंड HNO3। मेन जो है H2SO4 की वजह से ज़्यादा होता है, ज़्यादा कॉम्पोजिशन किसका है, H2SO4 का है इन द एसिड रेन। कैसे बनता है ये पूरा यहाँ पे दिया है, फुर्सत है तो आराम से वीडियो को पॉज करें, इन सब रिएक्शन को देखिए। हाँ, आगे बढ़ता है। द नॉर्मल रेन, जो नॉर्मल बारिश आती है उसका जो pH होता है वो 5.6 होता है। डेफिनेटली थोड़ा सा एसिडिक है, 7 से थोड़ा सा लेस है, 5.6 है। बट जो एसिड रेन होता है उसका pH जो होता है वो 5.6 से भी लो होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, H2SO4 एंड HNO3। सर कितना H2SO4 होता है, तो याद रखिए 60 to 70%, जो मुझे ग्रेजुएशन में मार्क्स आए थे 60 to 70% के बीच में। और HNO3 कितना होता है, 30 to 40%। क्लियर। एसिड रेन अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ द ट्री टू टॉलरेट कोल्ड टेम्परेचर एंड सो ऑन। तो मतलब प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में बड़ी दिक्कत हो जाती है बिकॉज ऑफ ऑल दिस पोल्यूशन। आगे बढ़ता है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग को समझते हैं। काफ़ी लोग भूल चुके हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, बचपन में कभी तो पढ़ा था, राइट। चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं ना। सूरज से कुछ तो रोशनी आ रही है, राइट, अर्थ में, और अर्थ क्या करता है, वापस से कुछ रिफ्लेक्ट बैक करता है, राइट। कौन सा रेडिएशन रिफ्लेक्ट करता है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन। बट ये जो गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, NO2, दे आर स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बर्स ऑफ दीज लॉन्ग वेव्स और इंफ्रारेड रेडिएशन। अगर एटमॉस्फेयर में ये सारे गैसेस है तो अर्थ जो हीट वापस से फेंक रहा है उसको ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब अर्थ के बाहर नहीं जाने देते। तो अर्थ का क्या होगा, टेम्परेचर वो तो इंक्रीज होता रहेगा ना। इस इफेक्ट को बोलते हैं क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, because it is like the glass panel of the greenhouse that allows sunlight to pass through and then traps the resulting heat inside the structure। आपने देखा होगा ना ग्रीन हाउस किस तरीके से बनाया जाता है, ग्लास पैनल यूज करके, राइट। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नहीं हो रहा है, दूसरे गैसेस की वजह से भी हो रहा है। CO2 is the principal greenhouse gas responsible for
वार्मिंग ऑफ द अर्थ। हाँ डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन है, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, बट उसके साथ उसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस है। आगे बढ़े। CO2 is rising in the atmosphere slowly as a result of large scale burning of fossil fuel, volcanic activities, aspiration and so on. 50% of the increase in Earth's temperature is due to CO2, 20% due to CFC and 30% बाकी दूसरे गैसेस के वजह से। इकोलॉजिस्ट जो है वो ऐसा विजुअलाइज करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट शैल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट 50 साल में क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर 2 से 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, फ्लडिंग ऑफ लो लेइंग कोस्टल प्लेन्स, इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ रिवर्स, पॉसिबल सबमर्जन ऑफ आइलैंड्स, ये सारी चीज़ें होंगी, राइट। जैसे कहा जाता है मालदीव्स कुछ 80 to 100 ईयर्स तक और रहेगा, फिर वो डूब जाएगा, इस तरीके से कहते हैं। सो UNEP का फुल फॉर्म आप याद रखें, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ग्लोबल वार्मिंग में काफ़ी वर्क करता है ये। आगे बढ़े। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर कहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, या तो ऐसे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं स्ट्रेटोस्फीयरिक पोल्यूशन। पढ़ते हैं चलो इसके बारे में। मेनली किसके वजह से होगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हैलोन्स। हैलोन्स का मतलब क्या, हैलोकार्बन्स, जिसके अंदर हैलोजन है। आप रेफ्रिजरेटर्स में देख लो, एयर कंडीशनिंग में देख लो, फायर एक्सटिंग्विशर में, आजकल डिओड्रेंट्स में, इनमें CFC यूज़ होता है। बट CFC के यूज़ को काफ़ी हद तक बंद किया गया है, बैन किया गया है। आप भी डिओड्रेंट यूज़ करोगे तो आई डोंट थिंक उसमें CFC आएगा, बट स्टिल आप चेक कर सकते हो कि उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है कि नहीं। इसमें खैर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ओजोन होल आप देख सकते हो, राइट। सो यू कैन जस्ट रीड आउट द स्लाइड, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। Now this thing is really important. Ozone layer depletion is caused by chlorine atoms, और ये क्लोरीन एटम कहाँ से आता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसमें फ्लोरीन एंड क्लोरीन दोनों होते हैं। और ये क्लोरीन करता क्या है, देखिए ये रिएक्शन देखिए, क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक ऑक्सीजन छीन लिया ओजोन से, राइट, और ओजोन को डिस्ट्रॉय कर दिया, O2 बना दिया। ClOO के साथ कंबाइन करता है और क्या बना देता है, O2। और दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 atom of chlorine can destroy up to 100,000, बोले तो 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। एक क्लोरीन एटम 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल के बराबर है, वेरी डेंजरस। इसलिए CFC के प्रोडक्ट यूज ही नहीं करने चाहिए। नाउ दिस नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर्ड ऑन 2 दिसंबर 1984। पैदा तो मैं भी नहीं हुआ था तभी। When a poisonous gas, माइक याद रखिएगा आप, क्या माइक, मिथाइल आइसोसायनेट was leaked in the atmosphere from a fertilizer plant of यूनियन कार्बाइड कंपनी। यूट्यूब पे इसके ऊपर वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। यूनियन कार्बाइड कंपनी ये क्या बनाती थी, एक इंसेक्टिसाइड बनाती थी जिसका नाम था सेवन, उसमें यूज किया जाता था मिथाइल आइसोसायनेट। द गैस कॉज द डेथ ऑफ 2500 पीपल। December 2 is recalled as National Pollution Prevention Day। आने वाला है। Benzpyrene polycyclic hydrocarbon is a powerful carcinogen. It is emitted by cigarette smoking, combustion of petrol and diesel। तो कोई बोले सिगरेट स्मोकिंग हार्मफुल क्यों है, ऐसा क्या होता है उसके अंदर, तो आप बोलना उसके अंदर बेंजपायरीन होता है, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होता है, विच आर कार्सिनोजेनिक, राइट। बट मेन मुद्दा था यहाँ पर, आप क्लोरीन एटम को याद रखो और ये भोपाल गैस ट्रेजेडी को याद रखो, MIC माइक गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट। कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, कैसे कंट्रोल करे भैया। एयर पोल्यूशन कैन बी चेक्ड इधर एट सोर्स और एट द डिस्पर्जल। ठीक है, एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं उसी के बारे में बात करें। चलो, कंट्रोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मेन तो यही है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम, एंटी पोल्यूशन एग्जॉस्ट कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, ऐसे केमिकल्स यूज कर सकते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर ले। मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन, अगर इंजन अच्छा है तो इनकम्प्लीट कंबशन नहीं होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगा। यूज ऑफ अनदर फ्यूल सच एज CNG, LPG, LHG, ये सब आप यूज कर सकते हैं, इसलिए CNG की गाड़ियाँ बहुत आ रही है आजकल। कंट्रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसे करें, reducing its release from industrial unit and controlling vehicular exhaust। इसलिए CO2 को कम करने के लिए आजकल
इन द नियर फ्यूचर हाइड्रोजन गैस यूज़ किया जाएगा. इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल, इसके वजह से नहीं यूज़ किया जाता है, बट मे बी इन द फ्यूचर हाइड्रोजन फ्यूल हम यूज़ करने वाले हैं. फिलहाल तो रॉकेट फ्यूल की तरह इसको यूज़ किया जाता है. कंट्रोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करें? Such emission can be reduced by almost 90% with the help of two-step combustion. अगर ये 2 स्टेप combustion करे तो ये NO2 या NO जो बनता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? The fuel is burnt at high temperature and a limited supply of air. सेकेंड स्टेप में क्या करेगा? जो unburnt fuel है is burnt at lower temperature in excess of air. तो ये चीज़ें एक बार पढ़ लीजिए. वैसा खैर ये एग्ज़ाम में अभी तक पूछा नहीं है एंड आई डोंट थिंक पूछेंगे, बट स्टिल आपको एक बार पढ़ के जाना चाहिए. एसिडिक स्क्रबिंग, वेट स्क्रबिंग हमने ऑलरेडी पढ़ा है पहले. लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिटेड फ्रॉम पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स कैन बी रिमूव्ड बाय स्क्रबिंग द फ्यूल गैस विथ सल्फ्यूरिक. स्क्रबिंग मतलब उसके साथ मिक्स करना, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करके उसको निकाल सकते हैं हम लोग. Nitrogen oxide in vehicular exhaust is converted into N2 and trace amount of NH3. तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करेंगे? N2. N2 हानिकारक है क्या? नहीं है हानिकारक. ओ वाह, इतना शुद्ध हिंदी. हाँ, इट इज नॉट हार्मफुल एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ NH3 विद द हेल्प ऑफ एंटी पोल्यूशन एग्जॉस्ट कैटलिस्ट. अलग तरीके से केमिकल यूज करेंगे जो ये पोल्यूशन को कम करेगा. कंट्रोल ऑफ SO2 के बारे में बात करते हैं. नाउ यहाँ पर आपको कॉम्पोजिशन याद रखना है. सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम फ्लू गैस, मतलब जो चिमनी से निकलता है, इज कॉमनली रिमूव्ड बाय यूजिंग केमिकल स्क्रबर. अभी ये एग्जाम में आ सकता है. SO2 में जो केमिकल स्क्रबर है उसको डिक्रीज करने के लिए, तो उसका कॉम्पोजिशन क्या है? तो क्या है उसके अंदर? स्लरी ऑफ CaCO3, जिसके अंदर क्या होता है? SO2 गैस ट्रैप हो जाती है और CaCO3 किस में कन्वर्ट हो जाता है? CaSO3. The process of removal of SO2 is called as desulfurization. FGD, फ्लू गैस desulfurization. और ये सारे एक्ट है, आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, है ना. अब बात करते हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में. बचपन में तो काफ़ी पढ़ा है हम लोगों ने, वही पुरानी चीज़ें बोल के आपको बोर नहीं करूंगा. ना फटाफट देखते हैं काइंड ऑफ वाटर पोल्यूशन. फिजिकल पोल्यूशन हो सकता है, केमिकल पोल्यूशन हो सकता है एंड बायोलॉजिकल पोल्यूशन हो सकता है. फिजिकल पोल्यूशन का मतलब क्या? वाटर का कलर, टेस्ट, ओडर, टेम्परेचर, टर्बिडिटी, ये सारी चीज़ों में इफेक्ट आया, इसको बोलते हैं फिजिकल पोल्यूशन. केमिकल पोल्यूशन का मतलब क्या? डेफिनेटली केमिकल्स इन्वॉल्व हो गए अंदर, मतलब वाटर का pH चेंज हो गया है, उसका डिजोल्व O2 का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया है, उसके अंदर क्या क्या आ गया है? फ्लोराइड्स कॉन्सेंट्रेशन, क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन, फॉस्फेट, ऑर्गेनिक केमिकल्स बोले तो फिनॉल, डाइज, ये सारी चीज़ें आ गई है उसके अंदर, विच इज़ एक्टिंग एज अ पोल्यूटेंट. बायोलॉजिकल पोल्यूशन के बारे में बात करें तो जो कुछ लोग इसको एल्गे प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग एल्जाई प्रोनाउंस करते हैं, राइट, कुछ लोग एलजी प्रोनाउंस करते हैं. एलजी आई थिंक इट इज़ अ बेटर वर्ड. जो बायोलॉजी वाले हैं उनको तो ज़्यादा पता होगा. ये है अपना फंगाई. ओके, फंगाई, वेरी नाइस. फंगस एंड देन फंगाई. बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजुआ एंड इंसेक्ट्स. इनका अगर कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट बढ़ने लगा वाटर में, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा, तो भी पोल्यूशन क्रिएट हो सकता है, राइट. तो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पोल्यूशन याद रखिएगा. ना जो सीवेज वाटर है भैया, उसके अंदर फॉस्फोरस और नाइट्रोजन होता है और वो चाहिए नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए वो रिक्वायर्ड है. बट अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो गया तो क्या होगा? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्जी ऑन वाटर सरफेस. एंड इस एक्सेसिव ग्रोथ को क्या बोलते हैं? वाटर ब्लूम. पूरा पानी हरा भरा, पूरा एल्जी ग्रो हो गया है. फॉस्फेट प्रेजेंट इन डिटर्जेंट स्टिमुलेट एल्जी ग्रोथ इन द वाटर बॉडीज एंड कॉज यूट्रोफिकेशन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अगर बहुत सारे अगर एल्जी ग्रो हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन. इसके वजह से क्या होता है भैया? ऑर्गेनिक लोडिंग हो जाती है, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है पानी के अंदर. डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, डेथ ऑफ एनिमल्स एंड फॉलिंग ऑफ वाटर. बदबू आने लगती है. मुंबई में तो जहाँ देखो वहाँ, अभी तो खैर ठीक कर रहे म्यूनसिपैलिटी लोग, बट ठीक है. यहाँ पे मुंबई में सीन कैसा है कि वेन एवर यू हैव अ क्रिकेट ग्राउंड, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द ग्राउंड के बाहर गटर तो होता ही है. तो मतलब अगर कोई वहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है, मतलब उसको गटर में तो उतरना ही उतरना है. ये सीन है यहाँ पे. तब से मैंने क्रिकेट खेलना ही छोड़ दिया. चलो जाने दो. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD. ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और एग्जाम में पूछा जाता है.
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नाउ है क्या एग्जैक्टली? The polluted water may contain large amount of inorganic या organic matter. Some of these can be oxidized by dissolved oxygen. देखो, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है पानी के अंदर, तो वो उसको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना वाटर में, बट जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो खुद जाके तो अटैक नहीं करेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ऑक्सीजन को यूज करेंगे टू ऑक्सीडाइज दैट पोल्यूटेंट, दैट ऑर्गेनिक मैटर। बराबर? तो उस कितना ऑक्सीजन यूज हुआ टू डिकम्पोज या टू ऑक्सीडाइज दैट मैटर, उसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलो आगे इसको अच्छे से समझते हैं। BOD is the measure of dissolved oxygen that would be needed by the microorganism to oxidize this compound. Same चीज बोली मैंने भी पहले। BOD therefore is a measure of total contamination caused by compounds which can be oxidized in the presence of माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट्स लाइक पानी के अंदर ऑलरेडी आपके पास ऑक्सीजन का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उसमें से कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है अननेसेसरीली, किसके लिए? वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यूज हो रहा है मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है वाटर के अंदर। सो BOD का वैल्यू शुड ऑलवेज बी लेस, मतलब कम ऑक्सीजन में ही काम हो जाना चाहिए। ज़्यादा ऑक्सीजन अगर लग रहा है ऑक्सीडेशन के लिए, मतलब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, राइट? तो इसलिए क्लीन वाटर वुड हैव अ BOD वैल्यू ऑफ लेस देन 5 ppm, और अगर जो हाईली पोल्यूटेड है उसमें 17 ppm से ज़्यादा होगा BOD। तो याद रखिए BOD शुड बी लेस, राइट? इट शुड नॉट बी मोर। तो कैसे डिटरमाइन करते हैं सर BOD को? हम वाटर सैंपल लेते हैं, और वाटर सैंपल में से कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इसमें कितना पोल्यूशन है? देखो, इन ऑर्डर टू फाइंड BOD द वाटर सैंपल इज फर्स्ट सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन एंड देन इंक्यूबेटेड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। उसको अच्छे से प्रॉपर टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करते हैं। दिस अलाउस टाइम फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर टू ऑक्सीडाइज पोल्यूटेड। नाउ आपको स्टार्टिंग में उसके अंदर कितना ऑक्सीजन है वो ऑलरेडी पता है। लेट्स से 100 यूनिट्स, ओके, वैसे तो ppm में हमको कैलकुलेट करना है, बट लेट्स से 100 यूनिट्स ऑक्सीजन है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, उसके बाद में जो ऑक्सीजन बचा है लेट्स से दैट इज 80। तो कितना ऑक्सीजन यूज हुआ? 100 माइनस 80, 20। तो 20 यूनिट्स इज द वैल्यू ऑफ BOD। क्लियर? तो ये सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से BOD कैलकुलेट करना है। तो क्लीन वाटर के लिए BOD शुड बी लेस देन 5 ppm, और हाईली पोल्यूटेड वाटर के लिए BOD इज 17 और इवन मोर देन 17। क्लियर? नाउ COD भी था। COD को भी सर कैसे कैलकुलेट करती है? अलग तरीका है, कितना ऑक्सीजन डिमांड लग रहा है वाटर में। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, वो भी नोन क्वांटिटी। यूजुअली कौन सा यूज करते हैं? K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का। नाउ ये K2Cr2O7 जाके वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है। आपको K2Cr2O7 पहले से ही पता है, उसने ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया। फिर आप क्या करते हो? बैक टाइट्रेशन करके यूजिंग ए सूटेबल रेड्यूसिंग एजेंट आप K2Cr2O7 कितना है वो ढूंढते हो। तो अभी आपको पता चल जाएगा ना, K2Cr2O7 पहले इतना था, अभी इतना ही बचा, तो कितना यूज हो गया K2Cr2O7, राइट? तो उससे आपको ऑक्सीजन कितना यूज हुआ वो पता चल जाएगा। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में पोटेशियम सल्फेट देता है, क्रोमियम सल्फेट देता है, वाटर एंड 3 ऑक्सीजन देता है। तो एक K2Cr2O7 3 ऑक्सीजन देता है। तो विद दिस रिएक्शन आप कितना ऑक्सीजन यूज हुआ वो ढूंढ सकते हैं। तो याद रखिएगा, BOD में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडाइज करते हैं, बट COD में K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज करता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? आगे बढ़े। थर्मल पोल्यूशन बड़ा सिंपल सा बात है। जो इंडस्ट्री से गर्मा गर्म एफ्लुएंट्स जो है, गर्मा गर्म जो वेस्ट वाटर है वो निकलेगा, तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, रिवर में या सी में, बराबर वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा ना। वाटर के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन फिश को तो चाहिए ही चाहिए, एक्वाटिक लाइफ को चाहिए। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस या सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे? आप घर पे एक बोल में पानी को गर्म करो, पानी के अंदर ऑक्सीजन ऑलरेडी डिसॉल्व्ड है, बट जब आप गर्म करते हो तो धीरे धीरे बबल्स निकलते हैं साइड से। वो क्या है? वो गैस है, ऑक्सीजन गैस है। पहले वो ऑलरेडी अंदर थी, बट अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है इसलिए उसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, वो बाहर जा रहा है।
तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो थर्मल पोल्यूशन की वजह से ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाएगा, एक्वाटिक लाइफ को बड़ी दिक्कत आएगी। आगे बढ़े। नाउ ये चार्ट है बच्चों और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको ये वैल्यूज याद रखने हैं। इंटरनेशनल फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्या है, फ्लोराइड्स। फ्लोराइड कितना होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में, 1 ppm होना चाहिए, 1 पार्ट्स पर मिलियन सोल्यूबल फ्लोराइड। क्लियर। क्या होता है अगर एक्सेस हुआ तो डेफिशिएंसी, अच्छा इसके डेफिशिएंसी से क्या होगा, टूथ डीके। F minus ion make the enamel on tooth much harder by converting hydroxyapatite। ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग बोलते हैं एपेटाइट, बट यहाँ पे OH आ गया तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। Cl आ जाता है तो क्लोरो एपेटाइट, फ्लोरीन आ जाता है फ्लोरो एपेटाइट, इंटू मच हार्डर फ्लोरो एपेटाइट, तो OH हटके क्या आ गया, F2। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आई थिंक एक क्वेश्चन है भी इसके ऊपर। F माइनस अबाउ 2 ppm कॉजेस ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ। लेड का 50 ppm होना चाहिए, सल्फेट 500 ppm, नाइट्रेट 50 ppm, आयरन 0.2। तो ये वीडियो को पॉज करो और ये सारे वैल्यूज कहीं पे लिख लो और याद कर लो, कैसे भी करो यार, याद कर लो बस। क्लियर। आगे बढ़े। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में। द न्यूक्लियर टेस्ट्स परफॉर्म्ड इनटू सी पोल्यूट द वाटर। Animals and plants are affected by the remaining radioactivity of the waste। radioactive elements कौन से Cesium 137, strontium 90, iodine 131 enter the human system। तो ये सारी चीज़ें याद रखिए कि स्ट्रॉन्शियम कौन सा है, 89 है, 90 है, क्या है, ये सारी चीज़ें, राइट। Cesium 137 accumulates inside the body muscles। स्ट्रॉन्शियम 90 जो है बोन्स में अक्यूमुलेट हो जाता है और आयोडीन 131 है थायराइड में अक्यूमुलेट हो जाता है। सीशियम 131 ब्रिंग्स अबाउट द फंक्शनल एंड जेनेटिक चेंजेस, क्योंकि वो किस में जा रहा है, बॉडी मसल्स में जा रहा है। स्ट्रॉन्शियम 90 क्या करता है, ब्लड एंड बोन कैंसर पैदा कर देता है। आयोडीन 131 क्या करेगा, अफेक्ट्स नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड। इनफैक्ट स्ट्रॉन्शियम के बारे में बताऊंगा, इफ यू आर वॉचिंग नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री है द गेम चेंजर, तो उसमें साइंटिफिकली बताया है कि वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डाइट के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या किसके बेनिफिट्स हैं एंड सो ऑन, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वीगन एंड वेजिटेरियन। तो एग्जैक्टली क्या साइंटिफिक रीज़न है, तो उसमें जो बताया गया है कि हज़ारों साल पहले जो वॉरियर्स होते थे, मतलब एक इंसान 100 आदमी को पछाड़ दे, मतलब इतने ताकतवर वाले जो लोग होते थे उनको रिमेन्स मिले आर्कियोलॉजिस्ट को। तो अभी ये ढूंढना था कि वो जो है वो वेजिटेरियन थे कि नॉन वेजिटेरियन थे। तो जो एनालिस्ट था, राइट, जो केमिस्ट्री लैब में जो एनालिस्ट था उसने क्या किया, उसके बोन्स का सोल्यूशन बनाया। अब ऐसा देखा जाता है कि वेजिटेरियंस के बोन्स के अंदर स्ट्रॉन्शियम लेवल ज़्यादा होता है, राइट। एंड स्ट्रॉन्शियम अगर आपने फ्लेम टेस्ट किया होगा तो स्ट्रॉन्शियम का क्रिम्सन रेड कलर आता है। तो वहाँ पे बताया गया था कि स्ट्रॉन्शियम का सोल्यूशन बनाया और फ्लेम में वो जलाने वाला था, तो उसके पहले उसने बोला था कि अगर ये क्रिम्सन रेड आया, मतलब जो वॉरियर्स थे वो वेजिटेरियन थे, वो नॉनवेज नहीं खाते थे, और जलाने के बाद दैट वाज क्रिम्सन रेड, दैट मीन्स दोज वॉरियर्स वेर वेजिटेरियन, राइट। तो आजकल ये चलता है ना, अरे घास फूस से कैसे ताकत आएगी, बट जो पुराने वॉरियर्स थे वो खुद वेजिटेरियन थे। मैं यहाँ पे कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इज़ अ ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री। अगर आप देखना चाहो तो नेटफ्लिक्स पे द गेम चेंजर, नहीं है तो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बाद में एग्जाम के बाद देखना, ठीक है। आगे बढ़ता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन। नाउ ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो वैसे, ठीक है, चलो एक बार मैं रीड करके आपको बता देता हूं। सम ऑर्गेनिज्म सच एज डैफनिया, ट्राउट्स एंड फिशेस आर सेंसिटिव टू वाटर पोल्यूशन, दे आर इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। मतलब आपको लग रहा है कि भैया ये वाटर पोल्यूटेड है, तो इनको आप डाल दो, इन ऑर्गेनिज्म को डाल दो वहां पे, अगर वो मरने लगे, तड़पने लगे, मतलब उसके अंदर पोल्यूशन है, बिकॉज दीज आर वेरी सेंसिटिव टू वाटर पोल्यूशन। फीकल पोल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय एस्केरिशिया कोलाई, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, क्या बोला मैंने, मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ ई कोलाई इज द इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। माइक्रोबायोलॉजिस्ट लोग इस तरीके से काम करता है। हाई ऑर्गेनिक पोल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ 20 और मोर टाइप्स ऑफ algae in the water body. Growth of less than 5 types of algae is indication of clear water. It is called as algal genus index,
AGI। तो क्या बोला, ग्रोथ ऑफ लेस देन 5 जेनरे ऑफ एल्गाई इज इंडिकेशन ऑफ क्लीन वाटर। अगर 5 से ज़्यादा टाइप के एल्जाई ग्रो कर रहा है मतलब भैया वहाँ पर तो बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो AGI, आजी याद रखो, आजी ठीक है ना। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये एक्ट है। प्यूट्रेसिबिलिटी, ये क्या होता है, डीके एंड डीकॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर बाय बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। DDT was banned for agriculture in 1985, ठीक है। इट इज क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, हम सबको पता है। शोज बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, कोई टॉक्सिक चीज़ मतलब पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है और वो जो टॉक्सिक लेवल है उससे भी ज़्यादा वो एक्यूमुलेट हो जाता है, उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ABS का मतलब क्या, वो अपना पॉलीमर वाला नहीं, एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन, स्टाइरीन, वो वाला नहीं। यहाँ पर क्या है, अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट इज मोस्ट हार्मफुल कंपोनेंट ऑफ डिटर्जेंट कॉजिंग वाटर पोल्यूशन। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि भैया डिटर्जेंट में सबसे हार्मफुल चीज़ कौन सी है जो वाटर पोल्यूशन पैदा करती है, तो आंसर क्या आएगा, ABS, अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। नाउ व्हाट इज बायोटिक इंडेक्स? It gives an idea of pollution of a particular water body. Any water body with a biotics index of more than 15 is clean. मतलब biotics index ज़्यादा होना चाहिए, less नहीं होना चाहिए. While index lower than 10 is polluted. Soil salinity can be measured by conductivity meter. So there are a lot of ways, but जो important चीज़ें हैं जैसे मैंने BOD बोला, COD बोला, वो ज़्यादा important है। और यहाँ पे biotics index भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़े। अब बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन के बारे में, राइट। तो यहाँ पे दो टाइप आप याद रखिए, नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन एंड पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन। नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन का मतलब क्या, सॉइल इरोजन हो रहा है बिकॉज ऑफ विंड एंड वाटर। विंड एंड वाटर अगर बहुत एक्सेसिव फ्लो है तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन होगा। पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन क्यों हो रहा है, एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, बोले तो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सारी चीज़ें। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों बोला है, इससे अच्छा कोई और टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते थे, बट खैर दिया है बुक में तो अपने को पढ़ना तो पड़ेगा ही। जब हम कुछ लेवल पे आ जाएंगे तो हम अपना टर्मिनोलॉजी देंगे, निखिल्स थियरी, शर्मा जी का थियरी, इस तरीके से हम दे देंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। पेस्टिसाइड। नाउ पेस्टिसाइड्स आर जनरली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड अफेक्ट्स अदर एनिमल्स, मैन्स एंड इवन प्लांट्स। पेस्टिसाइड तो पेस्ट के लिए डाला गया है, बट भैया वो एनिमल पे, मैन पे, प्लांट पे, सब पे काम कर सकता है, सबको मार सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बायोसाइड्स। साइड का मतलब क्या, साइडल, किल। बायो का मतलब समथिंग विच इज लिविंग। अभी दीज इंक्लूड इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, ये सारी चीजें, राइट। DDT के बारे में आप पढ़ लीजिए, BHC के बारे में पढ़ लीजिए। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाईएल्ड्रिन इज 5 times more toxic than DDT when ingested, right? जब खा लेंगे। 40 times more poisonous when absorbed, क्योंकि ये क्या, फैटी टिश्यूज में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, जल्दी मेटाबोलाइज नहीं होते। डाईएल्ड्रिन, और यहां पे है एंड्रिन, इज मोर टॉक्सिक अमॉन्ग द क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर, आगे बढ़े। ना फर्टिलाइजर्स एडेड टू सॉइल एंटर द क्रॉप प्लांट, फिर वो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर क्या करता है, प्रोड्यूस टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट। प्लांट्स के अंदर क्या करता है, वो नाइट्रेट बनाता है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। प्लांट्स के अंदर जाके वो नाइट्रोजन क्या बनाता है, नाइट्रेट। और जब हम उसको खाते हैं तो बॉडी में नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया इन द एलिमेंट्री कैनाल। अब ये जो नाइट्रेट है एंटर्स द ब्लड एंड कंबाइंस विद हेमोग्लोबिन, मतलब जो दिखा नहीं कि वो हेमोग्लोबिन के साथ चिपकना चाहता है। एयर पोल्यूशन में कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ चिपकना चाहता है। यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन हुआ तो उसमें प्लांट से होते हुए, फ्रूट्स वेजिटेबल से होते हुए, बॉडी में होते हुए एलिमेंट्री कैनाल से घुसना चाहता है ये हेमोग्लोबिन। मतलब हेमोग्लोबिन क्या इतना सेक्सी है क्या, आई डोंट नो यार, ठीक है। एनीवेज, कंबाइंस विद हेमोग्लोबिन टू फॉर्म मेथ हेमोग्लोबिन। ओहो, मेथ बना रहे हैं ये लोग, ड्रग्स बना रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज रिड्यूस्ड, बट ऑब्वियस सी बात है यार, ऑक्सीजन के साथ धोखा किया है इसने, हेमोग्लोबिन ने। इट गिव्स राइज टू डिजीज नोन एज मेथहेमोग्लोबिनेमिया। कौन सा एनीमिया, मेथहेमोग्लोबिनेमिया। इन इन्फेंट्स, बच्चों में इसको बोलते हैं सायानोसिस।
ब्लू बेबी सिंड्रोम, कृष्ण कन्हैया बन जाता है सब लोग राइट। साइनोसिस याद रखिएगा। ग्रीन केमिस्ट्री, अब ये सारे जो हार्मफुल चीज़ें हैं हम यूज़ कर रहे हैं, उसको कम यूज़ करके है, लेस क्वांटिटी में यूज़ करके, या उसका क्या सब्सटीट्यूट निकालें कि एनवायरनमेंट को सेफ रखें और सस्ती चीज़ें भी यूज़ करें, उसी को बोलते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। जैसे ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स के लिए पहले यूज़ किया जाता था टेट्राक्लोरोइथीन, अर्लियर पहले यूज़ किया जाता था। ये क्या करता है, द कंपाउंड कंटामिनेट्स द ग्राउंड वाटर एंड इट ऑल्सो है सस्पेक्टेड कार्सिनोजन। मतलब जो ड्राई क्लीनिंग में काम करता है उसकी तो वाट है, जिंदगी भर पैसा कमाए नहीं, वो कैंसर के इलाज में चला जाएगा। द प्रोसेस यूजिंग दिस कंपाउंड इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ प्रोसेस वेयर लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड, अभी लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है विद अ सुटेबल डिटर्जेंट। बात समझ में आ रही है? Replacement of halogenated solvent by liquid CO2 will result in less harm to groundwater. harm तो होगा but less harm होगा। Okay. These days अभी क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड is used for the purpose of bleaching of cloth. हाइड्रोजन परऑक्साइड काफ़ी सेफ है, आराम से यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग तो बालों को ऑक्सीडाइज करने के लिए भी H2O2 यूज़ करते हैं, थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखता है। आप मत यूज़ करिएगा पता चला सर ने बोला था। ब्लीचिंग ऑफ पेपर, पहले क्लोरीन गैस यूज़ किया जाता है, क्लोरीन गैस यूज़ किया जाता था पहले, अब क्या यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। मतलब हाइड्रोजन H2O2 इज द सेवियर, हाइड्रोजन परऑक्साइड। सिंथेसिस ऑफ केमिकल इथेनॉल दैट इज एसिटाल्डिहाइड इज नाउ कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय वन स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन। याद रखना, एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है ना, एसिटाल्डिहाइड का कमर्शियल प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो वन स्टेप ये वाला, राइट। इथीन के अंदर O2 डाल देने का इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कॉपर इन वाटर, तो आपको मिल जाएगा 90% एसिटाल्डिहाइड। Now what is green chemistry? Green chemistry in a nutshell is a cost effective approach which involves reduction in material, energy consumption and waste generation. Clear बच्चों? तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। आई होप काफ़ी सारी नई चीज़ें आपने यार सीखी होगी इसमें, राइट। तो पूरा नोट्स बना लिया, नॉलेज ले लिया, क्या क्या चीज़ें, BOD क्या होता है, COD क्या होता है, ये सारी चीज़ें, स्मॉग किस वजह से बनता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये सब समझ लिया। चलो MCQ सॉल्व करें, लेट्स स्टार्ट। तो पार्ट 1 तो 2 पार्ट में करेंगे। पहले जो भी JEE में क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर नीट वाले डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, वीडियो को पॉज करो बच्चों एंड सॉल्व करो सिंसियरली। डिस्कस करें। When rain is accompanied by a thunderstorm, okay, the collected rain water will have a pH value. तो मैंने क्या बताया था, pH क्या होता है, बारिश का pH कितना होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है, that is 5.6। तो ऑप्शन A, which depends upon the amount of dust in air, dust का क्या लेना देना है भाई, बराबर कि नहीं, slightly lower than that when rain water without thunderstorm। क्या लगता है आपको, यही आंसर है अपना, क्योंकि नॉर्मली 5.6 होता है, पर थंडरस्टॉर्म में मतलब क्या, एनर्जी ज़्यादा आ जाती है, तो उसके वजह से HNO3 का प्रोडक्शन हो जाता है। किसका, HNO3 का ना, HNO3 इज एसिडिक इन नेचर, तो उसके वजह से pH ऑफ रेन वाटर डिक्रीजेस, राइट। तो जितने भी ऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये सब कंबाइन करता है, वाटर कंबाइन करता है और HNO3 देता है ना। Smog is essentially caused by the presence of, क्या आएगा आंसर, सोचिए क्या आएगा आंसर। मैंने क्या बताया था, स्मॉग कैसे बनता है, 2 मेन ऑक्साइड्स है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। ओके, सल्फर किस में पढ़ा था, क्लासिकल स्मॉग में पढ़ा था, और N2 किस में पढ़ा था, लॉस एंजलिस फोटोकेमिकल स्मॉग में हमने पढ़ा था। सो इसका आंसर है C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग, अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन A, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCR रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। बात तो सही बोल रहे हैं यार ये लोग, बट अपने को क्या रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। यस, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो हीट है वो ट्रैप हो जाती है अर्थ में, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन लेयर डज नॉट परमिट इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम सन टू रीच द अर्थ। नहीं ना, ओजोन लेयर का काम क्या है, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है उनको रोके, यूवी रेज, राइट, नॉट इंफ्रारेड रेज।
और अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें, एसिड रेन इज मोस्टली बिकॉज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये तो सही पॉइंट है ना, तो अपना यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, सी। डन। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड एयर पोल्यूटेंट, बात तो सही बोल रहा है बट अपने को नॉट ट्रू पूछा है। pH of drinking water should be between 5.5 and 9.5, yes, ये राइट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। हम लोग अल्कलाइन वाटर भी पीते हैं, बहुत सारे आजकल वाटर प्यूरिफायर जैसे इक्विपमेंट्स आते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स जो अल्कलाइन वाटर प्रोवाइड करते हैं, इट्स गुड फॉर द हेल्थ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ dissolved oxygen below 6 ppm is good for growth of fish, यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है ना, something is fishy in this option. Dissolved oxygen should be less or high, right? 6 ppm से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये अपना incorrect statement दिया है। Clean water would have a BOD value of less than 5, yes. Clean water में BOD is less, मतलब less amount of oxygen में ही ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाता है, तो ये तो बराबर स्टेटमेंट है, तो फोर्थ का आंसर क्या आएगा, सी। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटोकेमिकल स्मॉग इज नॉट करेक्ट। फोटोकेमिकल स्मॉग इज फॉर्म्ड थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग सोलर एनर्जी, यस, फोटो नाम में ही लिखा है ना यार, फोटो सनलाइट यूज होगा यहाँ पे। Photochemical smog does not cause irritation in eye and throat, अरे वही तो करता है वो स्मॉग के वजह से irritation in eye होता है, तो यहाँ पे बोला does not cause, but this is the wrong statement ना, तो यही अपना आंसर है। सी भी पढ़ लेते चलो। कार्बन मोनोऑक्साइड does not play any role in photochemical smog fraction, yes it does, नहीं it does not play, कैसे, इसमें क्या आता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आता है, हाइड्रोकार्बन आता है, एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं आएगा। फोटोकेमिकल स्मॉग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन कैरेक्टर, बात सही है, यस। द गैस लीक्ड फ्रॉम द स्टोरेज टैंक इन द यूनियन कार्बाइड, मैंने क्या बताया था, माइक याद रखना आपको, माइक, तो माइक कहां पर दिख रहा है, सी ऑप्शन, तो सिक्स्थ का अपना आंसर क्या हो गया, सी। सिंपल जा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th and 8th। ना 7th and 8th को सॉल्व करने के लिए आपने जो वैल्यूज लिखे, फ्लोराइड कितना होना चाहिए, सल्फेट कितना होना चाहिए, नाइट्रेट कितना होना चाहिए, अगर आपने लिखा है या स्क्रीनशॉट लिया तो उसको पहले देखो और कंपेयर करो। कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, फ्लोराइड कितना है, 1000 पार्ट्स पर बिलियन दिया है। लेड कितना है, 40 पार्ट्स पर बिलियन दिया है। नाइट्रेट कितना दिया है, 100 पार्ट्स पर मिलियन, और आयन कितना है, 0.2 पार्ट्स पर मिलियन। तो क्या बोला है, दिस वाटर इज अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, आंसर निकाल लिया आप लोगों ने, नाइट्रेट इसका आंसर होगा। नाइट्रेट कहाँ पर है, 100 ppm दिया है, बट एक्चुअली में नाइट्रेट कितना होना चाहिए, 50 ppm होना चाहिए। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, अ वाटर सैंपल हैज ppm लेवल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्लोराइड दिया है 10, सल्फेट दिया है 100, नाइट्रेट दिया है 50। दैट मेक्स द वाटर अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो 8 का आंसर क्या है, F माइनस बाबा कितना दिया है, 10 दिया है, होना कितना चाहिए, 1 ppm, तो अपना आंसर क्या है इसका, C, राइट। तो क्या दिया है, अबव 2 ppm इट कॉजेस ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ, सड़ जाएंगे दांत आपके, इसलिए टूथपेस्ट भी सही तरीके से टूथपेस्ट चेक करने का, उसमें फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन अंडर दी गाइडलाइंस होना चाहिए, उसका कॉन्सेंट्रेशन, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द रिकमेंडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन ड्रिंकिंग वाटर अप टू 1 ppm एज फ्लोराइड आयन इज रिक्वायर्ड टू मेक टीथ एनामल हार्डर बाय कन्वर्टिंग क्या, हाइड्रोक्सी एपेटाइट को किस में कन्वर्ट कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, फ्लोर एपेटाइट में कन्वर्ट कर देता है ना। तो फॉस्फेट तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट ही चला गया है, हड्डियों में, दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट ही नहीं है, स्लेक क्लाइम है, तो सड़ गया ना दांत ऑलरेडी, तो अपना इसका आंसर क्या, 9th का बी। डन, सिंपल जा रहा है। अब बात करते हैं पार्ट 2 जो नीट में पूछे गए थे, काफी हद तक सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ 1-2 एक्स्ट्रा दिए, चलो देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ, क्या लगता है राइट आंसर क्या है, देखिए वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें।
greenhouse effect, presence of gases within general as strong infrared absorbers in the atmosphere. बात सही है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड ये क्या करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो यही तो आंसर है अपना ए. तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, ए. Which of the following is or are the hazardous pollutant present in automobile exhaust? Now मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप व्हीकल चला रहे हो मतलब आप कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर रहे हो एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज कर रहे हो. तो सेकंड एंड फोर्थ किस में है, सी में है, राइट. तो सेकंड का आंसर हो गया सी. बात समझ में आ गई, आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्रीन केमिस्ट्री मीन्स सच रिएक्शन विच, थर्ड का आंसर क्या आएगा, प्रोड्यूस कलर ड्यूरिंग रिएक्शन. नहीं बाबा, ग्रीन केमिस्ट्री वो नहीं है. ग्रीन केमिस्ट्री हमने लास्ट में कवर किया था. देखो, रिड्यूस द यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ हजार्डस केमिकल्स. यस, बी इज अवर आंसर. थर्ड का बी. आगे बढ़े. Which of the following statement is not true? pH of drinking water should be between 5.5 to 9.5. ये तो बराबर है. Concentration of DO below 6 ppm is good for, नहीं यही तो इनकरेक्ट है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था. तो फोर्थ का आंसर है बी. फिफ्थ का which of the following statement regarding photochemical smog is not correct? ये भी है, पहले किया था. इसका क्या आंसर होगा, photochemical smog does not cause eye irritation. तो देखो सिमिलर क्वेश्चन नीट में भी आया था बच्चों. The gas leaked in storage tank of the, ठीक है, क्या आंसर है इसका, MIC, माइक. ऑप्शन सी. समझ में आ रहा है कि नहीं. चलो ये अच्छा क्वेश्चन है. रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड गिव्स द गैस एक्स एज अ बाई प्रोडक्ट. ठीक है, आपको आंसर समझ में ही आ गया होगा. दिस इज अ कलरलेस गैस विद चोकिंग स्मेल ऑफ बर्न्ड सल्फर. मतलब या तो SO2 होगा, SO3 होगा या H2S होगा. बी ऑप्शन तो गया काम से. एंड causes greater damage to respiratory organs as it results in acid rain. Acid rain मतलब H2S गया काम से. H2S कहाँ पे गया, या तो A होगा या B होगा. In aqueous solution is acidic and acts as reducing agent and is acid has never been isolated. The gas X is, तो इसका gas X क्या है, A है, SO2 गैस है. तो याद रखिएगा, ओके, आपने आइसोलेशन चैप्टर में किया था. रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स देता है SO2 गैस. डन. So guys, with this we are done with this chapter, that is environmental chemistry. Now आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हमने डिस्कस किया. आप और एक्स्ट्रा MCQ सॉल्व करिए और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए, राइट. तो अगर वीडियो पसंद आया स्टूडेंट्स तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो. मिलते हैं वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.